Hello dear students, कैसे हैं सब लोग? So today we are starting a new topic that is basic organic chemistry. नाम से ही समझ में आ रहा है that we will read about basics of organic chemistry in this chapter. Basics पढ़ेंगे but it is very important, है ना? Because इस chapter में मैं जो भी कुछ पढ़ूंगा उसका पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन है। हर जगह मुझे इसका यूज मिलेगा। ठीक है, जो भी टर्मिनोलॉजीज में इस चैप्टर में सीखूंगा उसका मुझे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है इस चैप्टर को, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर में नेमली हम देखेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं और व्हाट इज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है, ये सब हम सीखेंगे। फिर हम देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, हाउ डू दे रिएक्ट, ये भी हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं जनरली 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन एनकाउंटर करता हूँ, नेमली सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एडिशन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो मैं कैसे किसी रिएक्शन को क्लासिफाई कर सकता हूँ कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो ये हम सीखेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी विल लर्न अबाउट रिएक्शन मैकेनिज्म, हाउ टू राइट रिएक्शन मैकेनिज्म यूजिंग कर्ली एरोज। ये इस चैप्टर का इन माय ओपिनियन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज अगर मैं रिएक्शन मैकेनिज्म लिखना सीख जाता हूँ तो मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है, मतलब बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ता है इसका। तो हम बहुत अच्छे से सीखेंगे हाउ टू राइट रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद टुडेस टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? तो मैं दो पार्टिकल्स लेता हूँ, पार्टिकल्स बोल दो या मॉलिक्यूल्स बोल दो या रिएक्टेंट्स बोल दो, कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स। तो इनको मैं बोल रहा हूँ रिएक्टेंट्स। तो ए एंड बी मेरे दो मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में कोलाइड करते हैं एंड दे अंडरगो केमिकल चेंजेस और प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, केमिकल चेंज होता है, प्रोडक्ट बन जाता है, रिएक्टेंट से बन गया प्रोडक्ट। अब इस प्रोसेस को सक्सेसफुल होने के लिए क्या कंडीशन है, ये रिएक्शन कब सक्सेसफुल होगी, ये मुझे बताना है। तो पहले इसको ठीक से समझो दैट मॉलिक्यूल्स और एटम्स आर सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। ठीक है, ये समझ में आता है कि इनके आसपास आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड से सराउंडेड होते हैं। तो लॉजिकली दे शुड रिपेल ईच अदर। ठीक है, ये एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, और अगर मुझे इनमें कोई केमिकल चेंज कराना है, प्रोडक्ट बनाना है इन दोनों से, तो आई शुड ब्रिंग देम टुगेदर। इनको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आना पड़ेगा, तभी जाके केमिकल रिएक्शन होगी, बट अभी तो ये रिपेल कर रहे हैं। सो टू ओवरकम दिस रिपल्शन दे शुड हैव सफिशिएंट एनर्जी। एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, सफिशिएंट एनर्जी बोलो या मिनिमम एनर्जी बोलो या थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलो, मतलब इतना एनर्जी होना चाहिए इनके पास टू ओवरकम दिस रिपल्शन, तभी जाके रिएक्शन होगी। इसी मिनिमम एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी, अगर इसका डेफिनेशन लिखा जाए तो क्या होगा, मिनिमम एनर्जी दैट मॉलिक्यूल शुड पॉजेस टू अंडरगो सक्सेसफुल रिएक्शन, मतलब वो रिएक्ट कर जाएं, उनके अंदर केमिकल चेंजेस हो और प्रोडक्ट बन जाए। ठीक है, तो इतना एनर्जी होना चाहिए उनके पास। ठीक है, इसको समझते हैं और थोड़ा डिटेल में। इतना एनर्जी होगा या इससे ज्यादा एनर्जी होगा तो मैं बोलूंगा रिएक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। अच्छा, एक बात और है कि सिर्फ एनर्जी से काम नहीं चलता है, एक्टिवेशन एनर्जी तो होना ही चाहिए, इनका ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए, मतलब ये प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करें तब जाके रिएक्शन होती है, दोनों ही फैक्टर होने चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन वाला फैक्टर अभी मेरे ज्यादा रेलेवेंस नहीं है इसका इधर, इसको हम
फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं अंडर केमिकल काइनेटिक्स, बट एक्टिवेशन एनर्जी मुझे समझ में आना चाहिए क्या होता है, ठीक है। तो दोनों फैक्टर होने चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं। तो हम ग्राफ बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम या रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम, कुछ भी लिखा मिल सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मुझे ये समझ में आए हाउ टू इंटरप्रेट दिस डायग्राम। तो इसको ठीक से समझो। वाई एक्सिस पे मैं बनाता हूँ एनर्जी एंड एक्स एक्सिस पे मैं बनाता हूँ रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है कि विद टाइम रिएक्शन कैसे प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले रिएक्टेंट थे, बाद में प्रोडक्ट बन गया, तो उन सबको हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट पे प्लॉट करते हैं कि विद टाइम रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन का जो मैंने सिंपल रिएक्शन ली, A plus B giving me AB, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ए एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है? सिंगल स्टेप रिएक्शन को हम एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। सिंगल स्टेप में हो रही है रिएक्शन, इसलिए इसको एलिमेंट्री रिएक्शन बोलेंगे, सिंगल स्टेप रिएक्शंस, ठीक है। इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसे दिखेगा, मुझे इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिएक्टेंट को प्लॉट करता हूँ। रिएक्टेंट का एनर्जी, मेरा रिएक्टेंट से A प्लस बी, उनका एनर्जी लेवल है ये, ठीक है। एंड ये मेरा प्रोडक्ट बन गया AB, उसका एनर्जी लेवल होगा ये, ठीक है। एनर्जी एक्सिस पे देख लो क्या एनर्जी लेवल है, वहां से पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। अब इस डायग्राम से मैं क्या क्या इंटरप्रेट कर सकता हूँ, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, कैसे बताओगे? तो मैं देख रहा हूँ दैट एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का एनर्जी है, इट इज हायर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। दोनों के बीच में दिस मच डिफरेंस है, दिख रहा है। तो प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है रिएक्टेंट से, एंड वी ऑल नो दैट दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। सो दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। ये चीज मैं इस फिगर से बता सकता हूँ। अच्छा, अब सबको इस फिगर में पीक दिख रहा है, दिस मैक्सिमा, दिस इज अ एनर्जी मैक्सिमा, यहाँ पर एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है। सबको दिख रहा है ये। इसको एक हिल की तरह भी समझ सकते हैं, मतलब पहाड़ की चोटी है ये एक। तो इस मैक्सिमा को मैं बोलता हूँ ट्रांजिशन स्टेट, और शॉर्ट में उसको हम डिनोट करते हैं बाय TS। ट्रांजिशन स्टेट पे क्या होता है? तो ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का स्टेज है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, मतलब रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। तो बीच में कुछ तो हो रहा होगा, बॉन्ड बन रहे होंगे, कुछ बॉन्ड टूट रहे होंगे, तो वो कहाँ पर होता है? वो होता है ट्रांजिशन स्टेट में। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इसी रिएक्शन की बात करें, तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट अगर मैं बनाऊं तो वो ऐसे दिखेगी, A और B के बीच में कुछ बॉन्ड बन रहा होगा, ठीक है। इसको बनाते हैं यूजिंग दिस ब्रैकेट, और साइन यूज करते हैं ये वाला, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं। तो ये मेरा ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। यहाँ दिख रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो भी बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, वो ट्रांजिशन स्टेट में होगा। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? एनर्जी मैक्सिमा। ये बात मुझे समझ में आनी चाहिए, पहाड़ की चोटी की तरह मुझे ट्रांजिशन स्टेट दिख जाएगी, एनर्जी मैक्सिमा। अब इस रिएक्शन में, इस डायग्राम से क्या मैं एक्टिवेशन एनर्जी बता सकता हूँ? क्या एक्टिवेशन एनर्जी क्या है रिएक्टेंट की? तो यस, बिल्कुल बता सकते हैं। दिस इज माय एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब अगर मैं अपने रिएक्टेंट्स को इतना एनर्जी दे दूं, समझ में आ रहा है? ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट के बीच का जो एनर्जी गैप है, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब अगर मैं अपने रिएक्टेंट को इतना एनर्जी दे दूं, तो ये रिएक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी। इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पर ये एक पहाड़ है, अगर मैं इनको यहाँ तक पहुंचा दूं इसके टॉप पर, तो ये डाउन द स्ट्रीम तो अपने आप पहुंच जाएंगे, है ना? समझ में आता है? इसको इस तरह से इमेजिन कर सकते हो। तो मिनिमम इतना एनर्जी होना चाहिए रिएक्टेंट के पास,
फॉर दिस रिएक्शन टू बी सक्सेसफुल। इसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो ग्राफ में अगर इसको मुझे बताना हो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो मैं देखूंगा भाई रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच का क्या एनर्जी डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल दिस विल बी माय एक्टिवेशन एनर्जी। इसको अगर इधर प्लॉट करो तो ये मेरा एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी को हम EA से डिनोट करते हैं। क्लियर? ठीक है, ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन का बात हुआ। चलो अब हम एक मल्टी स्टेप रिएक्शन लेते हैं। मल्टी स्टेप रिएक्शन मतलब एक से ज्यादा स्टेप होगी इस रिएक्शन में। तो ये मेरा एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है। A plus B combine to give C and C will further react to give D। ठीक है, तो मल्टी स्टेप रिएक्शन है, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। इसको मैं ऐसे भी इमेजिन कर सकता हूँ कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्री स्टेप है। ठीक है, इसको एक एलिमेंट्री रिएक्शन मान लूं और इसको एक एलिमेंट्री रिएक्शन मान लूं। तो इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो दैट दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है? सिंगल स्टेप रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में देखो, ये तो मेरे रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये मेरा प्रोडक्ट है। ये मुझे समझ में आ रहा है। व्हाट इज सी? सी क्या है? तो सी है इंटरमीडिएट। न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करा हमने, इंटरमीडिएट। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा था, डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा था। बीच में ट्रांजिशन स्टेट थी, रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट। ठीक है, सिंगल स्टेप में कोई इंटरमीडिएट नहीं था। लेकिन मल्टी स्टेप रिएक्शन में मुझे इंटरमीडिएट्स मिलेंगे। इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? ऐसे स्पीशी जो एक स्टेप के लिए तो प्रोडक्ट हो और दूसरी स्टेप के लिए रिएक्टेंट हो। फॉर एग्जांपल सी को देखो, सी वाला सी जो है वो फर्स्ट स्टेप के लिए तो प्रोडक्ट है, लेकिन सेकेंड स्टेप ऑफ द रिएक्शन के लिए वो रिएक्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो ऐसी स्पीशीज जो एक स्टेप के लिए प्रोडक्ट हो और नेक्स्ट स्टेप के लिए रिएक्टेंट हो, उसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। डेफिनेशन एकदम क्लियर है। अब इसका मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं, ठीक है, जैसा मैंने सिंगल स्टेप के लिए बनाया था, अगेन इसका हम बनाते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। देखो क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे मुझे। अगेन मैं रिएक्टेंट प्लॉट करता हूं। दिस इज एनर्जी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट। यहाँ पर मेरे रिएक्टेंट है, ठीक है, A प्लस B। क्या A प्लस B ने डायरेक्ट मिलके D बना दिया क्या? नहीं, बीच में C भी आया होगा। सो दिस इज माय C एंड C विल फर्दर रिएक्ट टू गिव मी D। ठीक है, चलो ये इसका मैंने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना दिया। अब मुझे बताओ इसमें कितने ट्रांजिशन स्टेट दिख रहे हैं तुम्हें? तो मुझे यहाँ पर 2 पहाड़ की चोटी एनर्जी मैक्सिमा दिख रहा है। ठीक है, एनर्जी मैक्सिमा विल बी माय ट्रांजिशन स्टेट। दिस इज माय ट्रांजिशन स्टेट 1, दिस इज माय ट्रांजिशन स्टेट 2। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो, फर्स्ट स्टेप के लिए ए और बी जब मिलके सी बना रहे हैं तो उसके लिए एक ट्रांजिशन स्टेट होगा, और जब सी रिएक्ट करके डी बना रहा है तो उसके लिए भी एक ट्रांजिशन स्टेट होगा। ठीक है, तो जितने स्टेप होंगे रिएक्शन में उतने ही ट्रांजिशन स्टेट्स भी होंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं, नंबर ऑफ टीएस इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स इन द रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज डायरेक्टली मुझे ऐसे ग्राफ दे दिया जाएगा, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है, इधर एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट बना दो, और मुझसे पूछा जाए कि इस ये कितने स्टेप रिएक्शन हो रही है, तो मैं कैसे बताऊंगा? तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके पीक्स को काउंट कर लूंगा कि 4 ट्रांजिशन स्टेट मुझे मिल रहे हैं, तो दिस मस्ट बी 4 स्टेप रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को देख के बता सकता हूँ कि कितने स्टेप का रिएक्शन है डायरेक्टली, और इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोई हमारे सिलेबस में है तो हमें पता होना चाहिए। जितने टीएस होंगे उतने ही स्टेप का रिएक्शन होगा, या जितने स्टेप्स का रिएक्शन होगा उतने ही टीएस होंगे, वाइस वर्सा इज ट्रू। ठीक है, तो A प्लस बी ने मिलके बनाया C। C इज माय इंटरमीडिएट। ठीक है, तो देख सकते हो जो ट्रांजिशन स्टेट होंगे वो होंगे हमेशा टॉप ऑफ द हिल पे, एनर्जी मैक्सिमा पे, और जो इंटरमीडिएट्स होंगे वो क्या होंगे? एनर्जी मिनिमा पे। उसको तुम वैली भी अज्यूम कर सकते हो, लाइक दे आर इन अ वैली, है ना, और ये क्या है? मेरा ये हिल टॉप है। समझ में आ रहा है? इस तरह से इमेजिन कर सकते हो इसको।
ठीक है, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स बता सकते हो क्या कितने हैं? नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स इज ऑलवेज वन लेस देन नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। देख पा रहे हो कि यहाँ पर 2 ट्रांजिशन स्टेट थी, यहाँ पर इंटरमीडिएट्स कितने हैं? 1। तो ये भी मुझे पता होना चाहिए दैट नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स इज ऑलवेज वन लेस देन द ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, और क्या बता सकता हूँ इस फिगर को देख के मैं? क्या ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, ये बताना है मुझे। तो मैं देख पा रहा हूँ दैट प्रोडक्ट जो है उसका एनर्जी रिएक्टेंट के एनर्जी से ज्यादा है। ये प्रोडक्ट का एनर्जी है, ये रिएक्टेंट का एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है दैट डेल्टा एच इज पॉजिटिव फॉर दिस रिएक्शन। तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक हो गया। ठीक है, क्या क्या इंटरप्रेट कर लिया हमने? कितने स्टेप का रिएक्शन है? 2 स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, कितने ट्रांजिशन स्टेट हैं? 2 ट्रांजिशन स्टेट है। कितने इंटरमीडिएट है? 1 लेस कर दो ट्रांजिशन स्टेट में, 1 इंटरमीडिएट है। एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक है। और क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं? चलो यहाँ पर कुछ डेटा भी दिया होता। फॉर एग्जांपल इनको सेम एनर्जी पे मान लेते हैं। ये एनर्जी 10 है, ये 20 है, ये 30 एंड दिस इज 40। अगर ऐसा डेटा भी दिया होता। ठीक है, अब इस पे और क्वेश्चन पूछते हैं। चलो, तो फर्स्ट स्टेप ए प्लस बी जब कंबाइन होकर सी बना रहे हैं, उस स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है भाई? ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट के बीच का एनर्जी डिफरेंस। तो बताओ फर्स्ट स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी क्या है अगर पूछा जाए तो? EA1 विल बी 30 माइनस 10, 20। अब ट्रांजिशन स्टेट 2 भी है मेरे पास, है ना। सेकेंड स्टेप के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा? जब सी कंबाइन होकर डी बना रहा है तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा भाई? तो सी और इस ट्रांजिशन स्टेट के बीच का एनर्जी डिफरेंस। सी का एनर्जी कितना है? 20 और इसका एनर्जी कितना है? 40। तो EA2 विल बी 40 माइनस 20, दैट इज 20। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन का दोनों स्टेप्स के लिए मैं एक्टिवेशन एनर्जी भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, एक और ग्राफ बनाते हैं हम। ठीक है, इस ग्राफ को देखो। अब मुझे बताओ ये कितने स्टेप का रिएक्शन है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताओ कि ये कितने स्टेप का रिएक्शन है। क्या बोलोगे? कितने स्टेप का रिएक्शन है? कितने ट्रांजिशन स्टेट दिख रहे हैं? 1 2 3। सो दिस मस्ट बी 3 स्टेप रिएक्शन। क्लियर है? कितने इंटरमीडिएट्स हैं? तो वैल्यू देख लो कितने दिख रहे हैं। 2 वैल्यू दिख रहे हैं, तो 2 इंटरमीडिएट्स होंगे। और डायरेक्टली भी बता सकते हो ट्रांजिशन स्टेट से 1 कम होंगे नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स। ठीक है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, तो प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है, तो दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। EA1 कितना है? फर्स्ट स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी कितना है? तो इसको 35 मान लेते हैं। तो मैं बता सकता हूँ दैट फर्स्ट स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी है EA1 इज 35 माइनस 10, 25। EA2 क्या है? सेकेंड स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज 20, दिस इज 40। तो EA2 इज सेकेंड स्टेप के लिए एक्टिवेशन एनर्जी इज 20। थर्ड स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? दिस इज 30, दिस इज 60। तो EA3 इज 30। ठीक है, अब इस पे और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन कौन सा है? व्हाट इज द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन? कैसे बताओगे? तो मैं बोलूंगा स्टेप 3 इज द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। जिस स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा वो मेरा स्लोएस्ट स्टेप होगा रिएक्शन का। ठीक है, तो स्लोएस्ट स्टेप पूछा जाए तो इट विल बी स्टेप 3।
मैक्सिमम एक्टिवेशन एनर्जी, जिस स्टेप के लिए मुझे सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको मैं स्लोवेस्ट स्टेप बोलता हूँ। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, उसको सुनो, बहुत अच्छे से समझो। स्लोवेस्ट स्टेप को हम आरडीएस स्टेप भी बोलते हैं रिएक्शन का। आरडीएस का मतलब है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो स्लोवेस्ट स्टेप को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा? बिकॉज ओवरऑल रिएक्शन की जो रेट होगी वो यही स्टेप डिसाइड करेगी कि ओवरऑल रिएक्शन का रेट क्या होगा। ठीक है, इसको ऐसे समझो, मेरे पास एक असेंबली प्लांट है, कार असेंबली प्लांट है। तो कार बनाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। टायर, मुझे टायर लगाने हैं कार में, मुझे उसका स्ट्रक्चर बनाना है ना, स्ट्रक्चर बनाना है, पूरा टायर्स फिट करने हैं, फिर पेंट करना है, और फिर जाके मुझे और भी चीजें होंगी, हम थोड़े कम ही ले रहे हैं, फिर जाके मुझे मेरा फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, फाइनल कार मिलेगी। अब मुझे बताओ, इन सब कामों में जिस काम में मुझे सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है, क्या वही चीज डिसाइड करेगी क्या कि मेरा कार कब बन के तैयार होगा? यस, एग्री करते हो इस बात पे? जो सबसे स्लो प्रोसेस है वो ही गवर्न करेगा कि मेरा टाइम कितना लगेगा फाइनल प्रोडक्ट बनने में। तो यही सेम लॉजिक लगता है रिएक्शन मैकेनिज्म में। जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो ही ओवरऑल रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करता है, इसीलिए उसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं। आरडीएस स्लोवेस्ट स्टेप कैसे दिखा बताओगे? तो मैक्सिमम एक्टिवेशन एनर्जी होना चाहिए, उसको हम स्लोवेस्ट स्टेप बोलते हैं। ठीक है, मैक्सिमम एक्टिवेशन एनर्जी, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, चलो एक एक और ग्राफ बनाते हैं। जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये मेरा 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, अगेन सेम चीजें आंसर करते हैं। कितने स्टेप रिएक्शन है भाई? 3 स्टेप रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक के प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है। कितने इंटरमीडिएट्स हैं? तो 2 इंटरमीडिएट्स हैं। EA1 कितना है? EA1 बता सकते हो, EA1, EA2, EA3 कितना है? अब मुझे बताओ इस ग्राफ से देख के कि इस रिएक्शन का आरडीएस स्टेप कौन सा है। तो जनरली जो गलती होती है वही होती है दैट हम देखते हैं कि जो सबसे ऊपर पीक है उसको हम बोल देते हैं दैट इट विल बी माय आरडीएस स्टेप। लेकिन ये गलत है, बिकॉज मुझे एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट के एनर्जी से कुछ लेना देना नहीं है आरडीएस का। मुझे किससे मतलब है? मुझे एक्टिवेशन एनर्जी से मतलब है कि एक्टिवेशन एनर्जी कितना उस स्टेप का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी देखूं थर्ड स्टेप का, तो कितना आ रहा है भाई? 20 आ रहा है। फर्स्ट स्टेप का देखें तो अगेन 20 आ रहा है, एंड सेकेंड स्टेप का भी देखें तो भी 20 आ रहा है। ठीक है, इस डेटा से हमारा कोई आरडीएस निकला नहीं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी रिएक्शन का कोई आरडीएस नहीं हो। अगर सारी रिएक्शन का रेट कंपेरेबल होगा तो आरडीएस होना जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, अब इस डेटा को थोड़ा ट्वीक करते हैं। अगर मैं इसको 50 की जगह 50, इसको मैं 50 कर देता हूँ, इसको मैं 10 की जगह 5 कर देता हूँ, लेट्स से, है ना? ये 5 हो गया। अब मुझे बताओ EA1 कितना है? तो EA1 हो जाएगा 25। EA2 कितना है? तो ये एनर्जी डिफरेंस देख लो, 20। एंड EA3 कितना है? EA3 इज अगेन 20। अब तुम देख रहे हो कि सबसे ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी कौन से स्टेप का है? तो फर्स्ट स्टेप का मेरा एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो फर्स्ट स्टेप विल बी माय आरडीएस, नॉट थर्ड स्टेप। तो डायरेक्टली ये नहीं देखना है कि पीक किसका सबसे ऊपर है। ठीक है, उससे आंसर गलत हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए? मुझे डिफरेंस चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी जिस स्टेप का मैक्सिमम होगा वो मेरा आरडीएस होगा। सो कीप दैट इन माइंड। ठीक है, सो फार सो गुड, समझ में आ रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, अब
एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं हम रिलेटेड टू एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसका बहुत एप्लीकेशन देखेंगे हम 2-3 जगह, लाइक हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन में इसका एप्लीकेशन देखेंगे हम, एक E1CB रिएक्शन होती है उसमें देखेंगे, बहुत जगह इसका एप्लीकेशन देखेंगे। हेमॉन्ड्स पोस्टुलेट, तो हेमॉन्ड्स पोस्टुलेट क्या बोलता है समझते हैं। काफी एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल ले लिया, अब एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या दिखेगा, प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट से कम होगा, दिस इज एनर्जी, दिस इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट होगा, कितने स्टेप रिएक्शन है, 1 स्टेप रिएक्शन है, सबको दिख रहा है एक ही पीक है ना, इंटरमीडिएट कहीं दिख ही नहीं रहा है, कोई वैली नहीं है ना, 1 स्टेप रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट होता नहीं है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वेरी क्लियर है, एक्टिवेशन एनर्जी बताओगे तो बता सकते हो, डेटा नहीं दिया गया बट बता सकते हो, ठीक है। अब हेमॉन्ड्स पोस्टुलेट क्या बोलता है, लेट्स सी। तो ये मेरे रिएक्टेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट है और ये मेरा ट्रांजिशन स्टेट है। हेमॉन्ड्स पोस्टुलेट बोलता है दैट ट्रांजिशन स्टेट will resemble that species reactant or product to which it is closer in terms of energy। मतलब कोई रिएक्शन हो रही है ना, मुझे बताना उसका ट्रांजिशन स्टेट पे कमेंट करना है मुझे कि ट्रांजिशन स्टेट कैसा दिखेगा। तो मैं डायरेक्टली ट्रांजिशन स्टेट के बारे में तो कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो तो उसके बारे उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है ना, उसको हम देख नहीं सकते हैं। रिएक्टेंट बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। मुझे बताना है कि ट्रांजिशन स्टेट कैसा होगा, तो मैं कैसे कमेंट करूं, क्या मैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकता हूँ क्या? तो यस, मैं बता सकता हूँ यूजिंग हेमॉन्ड्स पोस्टुलेट। हेमॉन्ड्स पोस्टुलेट क्या बोलता है, वो बोलता है कि ट्रांजिशन स्टेट उसके जैसा दिखेगा जिसके बराबर उसका एनर्जी है, मतलब जिसके ज्यादा पास है वो एनर्जी टर्म्स में। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट के बीच में एनर्जी गैप कितना है, इतना, ठीक है। और ट्रांजिशन स्टेट और प्रोडक्ट के बीच में एनर्जी गैप कितना है, इतना। किसके बीच में एनर्जी गैप कम है, रिएक्टेंट के साथ ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी गैप कम है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट रिएक्टेंट से ज्यादा क्लोज है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो आई विल से दैट ट्रांजिशन स्टेट विल रिजेंबल रिएक्टेंट। समझ में आ रही बात? मतलब अगर मुझे ट्रांजिशन स्टेट पे कमेंट करना होगा तो मैं रिएक्टेंट्स के ऊपर कमेंट कर सकता हूँ, जो रिएक्टेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वही ट्रांजिशन स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको, जस्ट अ मिनट। अगर एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती लाइक दिस, तो मुझे बताओ कि ट्रांजिशन स्टेट विल रिजेंबल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किसको रिजेंबल करेगा ट्रांजिशन स्टेट? तो अगेन हेमॉन्ड्स पोस्टुलेट काम आएगा दैट ट्रांजिशन स्टेट विल रिजेंबल दोस स्पीशीज, ईदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, टू व्हिच इट इज क्लोजर इन एनर्जी। तो मैं देख रहा हूँ कि ट्रांजिशन स्टेट और प्रोडक्ट के बीच का जो एनर्जी गैप है वो कम है कंपेयर टू ट्रांजिशन स्टेट एंड रिएक्टेंट। तो ट्रांजिशन स्टेट विल बी प्रोडक्ट लाइक, ट्रांजिशन स्टेट विल रिजेंबल प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्यों जरूरी हो जाता है ट्रांजिशन स्टेट को स्टडी करना? तो हेमॉन्ड्स ने पोस्टुलेट क्यों दिया भाई, जरूरी था? बिकॉज मुझे अगर कोई रिएक्शन के बारे में कमेंट करना है कि भाई ये रिएक्शन का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, स्लो रिएक्शन होगी, फास्ट रिएक्शन होगी, तो मैं उसके लिए मुझे एक्टिवेशन एनर्जी पे कमेंट करना पड़ता है ना। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी रिएक्शन की, वही डिसाइड करेगी कि रिएक्शन रेट स्लो होगी या फास्ट होगी। और एक्टिवेशन एनर्जी कम कब होती है, जब मेरा ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होता है। तुम देख रहे हो यहाँ पर ये एक रिएक्शन है, एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखो इसको, अब दो पॉसिबल रिएक्शन मैकेनिज्म है, ठीक है, ये बना लेता हूं मैं। दो पॉसिबल रिएक्शन मैकेनिज्म है और ये प्रोडक्ट मेरे इधर बन रहे हैं। तो ये मेरा ट्रांजिशन स्टेट 1 है, ये मेरा ट्रांजिशन स्टेट 2 है। अब मुझे बताओ कि कौन सा रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल है, कौन सा रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो मैं देख पा रहा हूँ कि ट्रांजिशन स्टेट 2 है,
वो ज्यादा स्टेबल है ना, बिकॉज उसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तो रिएक्शन विल फॉलो दिस पाथ। ये रिएक्शन फेवरेबल है, दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो मुझे ट्रांजिशन स्टेट पे कमेंट करना पड़ता है, कौन सी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी। हर बार तो मुझे कोई ग्राफ दे के बना के देगा नहीं कि भाई अब देख डेटा देख के आंसर कर दो, है ना। तो मुझे कंपेयर करना पड़ेगा कि किसकी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल है, और वो मैं कैसे कंपेयर करूंगा, मुझे ट्रांजिशन स्टेट का तो स्ट्रक्चर पता नहीं है। तो हेमंड्स बोलता है कि ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर या तो रिएक्टेंट जैसा होगा या प्रोडक्ट जैसा होगा, डिपेंड करता है कि वो किसके ज्यादा पास है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगर रिएक्टेंट के ज्यादा पास है एनर्जी टर्म्स में तो रिएक्टेंट जैसा दिखेगा, अगर प्रोडक्ट के ज्यादा पास है तो प्रोडक्ट जैसा दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन नहीं समझ में आएगी, ठीक है, अभी मैंने नहीं पढ़ा है ये, अगर किसी को आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती है तो भी कोई बात नहीं। तो इस रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू एल्कीन, ठीक है। रिएक्शन समझो और हेमोन्स पोस्टुलेट का एप्लीकेशन देखो, रिएक्शन के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, H+ का एडिशन होगा अक्रॉस पाई बॉन्ड, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको बस अज्यूम कर लो ऐसा होता है, बिकॉज अभी मुझे नहीं पता है। तो दो पॉसिबिलिटी मेरे पास, या तो मेरा H इस वाले कार्बन पे आके जुड़ जाए, तुम देख रहे हो इस कार्बन पर मैंने H जोड़ दिया है, अभी मैंने इस वाले पे जोड़ा है, चलो फर्स्ट पे जोड़ा है ना। या तो ये हो जाए, तो इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, दिख रहा है ये पाई बॉन्ड टूटा और हाइड्रोजन जुड़ गया इस कार्बन से, तो इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, है ना। पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इस कार्बन ने ले ली और H के साथ बॉन्ड बना दिया, तो इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ओवरऑल चार्ज कंजर्व रहता है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अब की बार हाइड्रोजन सेकंड वाले कार्बन पर जुड़ जाए। अगर ऐसा करते हैं तो तुम देखोगे कि अब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, दिख रहा है। तो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन कौन सा बनेगा, कैसे बताना है। तो बनेगा वही जिसका ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा। मुझे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से आंसर नहीं करते हैं, ट्रांजिशन स्टेट से आंसर करते हैं, क्योंकि वहीं से मेरा एक्टिवेशन एनर्जी डिफाइंड होता है, ठीक है। तो बनेगा वो प्रोडक्ट जिसका ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा। तो इस रिएक्शन को इधर बनाते हैं, ये मेरा प्रोडक्ट बना 1, और यहां से मैं चालू करा और ये मेरा प्रोडक्ट बना, ठीक है, ये 2 बना, ये 1 बना। अब मुझे बताओ ट्रांस रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ दैट दिस इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहे हैं इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। मैंने बता दिया एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तुम नहीं बता सकते हो डायरेक्टली एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है विदाउट हैविंग डेटा। मैं बता रहा हूँ एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब मुझे बताना है कि भाई कौन सी रिएक्शन हो। तो मैं देख पा रहा हूँ दैट जो सेकंड वाला कार्बोकेटाइन है, अच्छा सेकंड वाला कार्बोकेटाइन ये फर्स्ट वाला कार्बोकेटाइन है। तो मैं देख पा रहा हूँ सेकंड वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, उसका एनर्जी कम है। क्यों स्टेबल है भाई, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है इसलिए उसको नीचे बनाया मैंने। ये मेरा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ठीक है। और सिंस ट्रांजिशन एंडोथर्मिक रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट किसको रिजेंबल करेगी, प्रोडक्ट को रिजेंबल करेगी। तो सिंस सेकंड वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, तो मतलब उसका ट्रांजिशन स्टेट भी ज्यादा स्टेबल होगा। दिस इज व्हाट हेमोन्स पोस्टुलेट से। समझ में आ रहा है कि एक्चुअल जो मेरा आंसर आता है वो आता है ट्रांजिशन स्टेट से, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट मुझे नहीं पता उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हेमोन्स ने बोला कि ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर वही होगा जिससे वो एनर्जी में ज्यादा पास होगा। रिएक्टेंट से ज्यादा पास होगा एनर्जी में तो रिएक्टेंट की तरह दिखेगा, तो प्रोडक्ट से ज्यादा पास होगा तो प्रोडक्ट की तरह दिखेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो ट्रांजिशन स्टेट विल रिजेंबल प्रोडक्ट। तो मैं क्या करूंगा भाई, प्रोडक्ट 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो ट्रांजिशन स्टेट भी कार्बोकेटाइन की तरह ही दिखेगी, है ना।
तो TS2 विल बी मोर स्टेबल देन TS1, तो ये वाला प्रोडक्ट मेरा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर मैं इसका ट्रांजिशन स्टेट बनाता ट्रांजिशन स्टेट 2, तो क्या होता बताओ भाई? अगर ट्रांजिशन स्टेट बनाना होता तो ऐसे बनता, जो बॉन्ड बन रहा है और जो बॉन्ड टूट रहा है उसको मैं डैश लाइन से दिखाता हूँ। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट 2 बनाता मैं, तो क्या होता, ये वाला पाई बॉन्ड टूट रहा होता और इधर एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा होता, और इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आता? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता, और इस कार्बन के ऊपर भी, सॉरी, इस हाइड्रोजन के ऊपर भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता, और इसको हम ब्रैकेट में एनक्लोज कर देते यूजिंग दिस साइन। ठीक है, ये मेरा ट्रांजिशन स्टेट होता। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन आर शोन बाय डैश लाइन। ठीक है, और ट्रांजिशन स्टेट में मैं क्या बोलूंगा? ट्रांजिशन स्टेट विल लुक लाइक कार्बोकेटायन। ट्रांजिशन स्टेट हैज कार्बोकेटायन कैरेक्टर। तो कार्बोकेटायन कैरेक्टर है तो मतलब प्रोडक्ट को रिजेंबल कर रहा है, बिकॉज एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो कार्बोकेटायन कौन सा बनाओगे? 2 डिग्री बनाओगे, 1 डिग्री बनाओगे? 2 डिग्री बनाओगे। तो यहाँ पर मेरा हेमोन्स पोस्टुलेट काम आता है। ठीक है, तो ये हमने एकदम डिटेल में हेमोन्स पोस्टुलेट का एप्लीकेशन देखा। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी अबाउट इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको हम 3 लेक्चर में इस सीरीज को खत्म कर देंगे, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। सो स्टे ट्यून, देखते रहो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और कमेंट्स में अगर तुम्हारे कुछ भी डाउट्स हो, यू कैन आंसर, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू देम। सो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, प्लीज आस्क योर डाउट। टॉपिक से रिलेवेंट हो तो भी ठीक है, और दूसरे टॉपिक के हो तो भी ठीक है। ठीक है, आई विल आंसर ऑल ऑफ देम। सो कीप वॉचिंग वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।